चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 3 रॉन का घर। रॉन, हैरी दबी आवाज में बोला। फिर वो दबे पांव खिड़की तक गया और उसके पल्ले को ऊपर उठाया ताकि छड़ों के बीच में से बात कर सके। रॉन रॉन तुम कैसे, कहाँ, क्या? हैरी जो देख रहा था, जब उसे उसका मतलब समझ में आया तो उसका मुंह खुला रह गया। एक फिरोजी रंग की पुरानी कार हवा में खड़ी थी और रॉन उसकी पिछली खिड़की से बाहर झुका हुआ था। आगे की सीट पर रॉन के बड़े जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज बैठे थे, जो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब ठीक है हैरी? रॉन ने पूछा। क्या बात है? तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? कल मैंने आज तक तुम्हें 12 बार अपने घर आने का संदेश भिजवाया है। फिर डैडी ने घर पर बताया मगलुओं के सामने जादू करने की वजह से जादू मंत्रालय ने तुम्हें चेतावनी दी है। वो मैंने नहीं किया था। उन्हें पता कैसे चला? मेरे डैडी जादू मंत्रालय में काम करते हैं। तुम जानते हो, हमें स्कूल के बाहर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात तुम कह रहे हो? हैरी हवा में झूलती हुई कार की तरफ बोला। रॉन ने कहा, अरे ये उसमें नहीं आएगा। हमने इस कार को सिर्फ उधार ही तो लिया है। ये डैडी की कार है, हमने इस पर जादू नहीं किया। परंतु जिन मगलुओं के साथ तुम रहते हो उनके सामने जादू करना, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने जादू नहीं किया है। पर पूरी बात समझाने में टाइम लगेगा। देखो, क्या तुम हॉगवर्ट्स में जाके बता सकते हो कि मेरे अंकल आंटी मुझे ताले में बंद कर रखे हैं और मुझे वापस नहीं आने दे रहे? जाहिर है मैं खुद जादू करके बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मंत्रालय सोचेगा कि मैंने 3 दिन में दूसरी बार मंत्र का प्रयोग किया। इसलिए फालतू बात मत करो, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। पर तुम तो मुझे जादू से नहीं निकाल सकते। जादू किसे चाहिए? रॉन ने अपना सिर अगली सीट की तरफ झटके के साथ घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम भूल रहे हो मेरे साथ कौन है? इसे छड़ों में बांध दो, फ्रेड ने हैरी की तरफ रस्सी का एक सिरा उछालते हुए कहा। अगर अंकल आंटी जाग गए तो मुझे जान से मार देंगे, हैरी रस्सी को छड़ में बांधते हुए बोला। चिंता मत करो और पीछे हटो, फ्रेड ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। हैरी पीछे हटकर छाया में हेडविग के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हेडविग को एहसास हो गया है कि यह काम कितना जरूरी है, तो वो स्थिर और खामोश रही। कार के इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती गई और जब फ्रेड ने कार हवा में तेजी से आगे बढ़ाई तो अचानक धमाके की आवाज के साथ छड़ें खिड़की से अलग हो गई। हैरी लपक कर खिड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि छड़ें जमीन से कुछ फुट ऊपर लटक रही है और हाँफता हुआ रॉन उन्हें कार में ऊपर खींच रहा है। तनाव में हैरी ने कान लगाकर सुना, पर डर्सली परिवार के बेडरूम से कोई आवाज नहीं आई। जब रॉन ने छड़ें कार की पिछली सीट पर रख दी तो फ्रेड ने कार पीछे करके हैरी की खिड़की से चिपका कर खड़ी कर दी। रॉन बोला, अंदर आओ। पर मेरा सामान, मेरी छड़ी, मेरी झाड़ू कहाँ है? सब सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में ताले में बंद है और मैं इस कमरे से नहीं निकल सकता। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, जॉर्ज आगे की सीट से बोला। हटो रास्ते से। फ्रेड और जॉर्ज सावधानी पूर्वक खिड़की से होते हुए हैरी के कमरे में आए। जब जॉर्ज अपनी जेब से एक साधारण हेयर पिन निकालकर उससे ताला खोलने लगा तो हैरी ने सोचा, इन दोनों को तो मैं मान गया। फ्रेड बोला, बहुत से जादूगर सोचते हैं कि मगलुओं की तरकीबें सीखना समय की बर्बादी है, पर हमें लगता है ये ऐसी कला है जिसे सीखना बहुत फायदेमंद है। हालांकि इसमें समय ज्यादा लगता है। एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जॉर्ज बोला, अब हम तुम्हारा संदूक लेकर आते हैं, तब तक तुम कमरे में अपना सारा जरूरी सामान समेटकर रॉन को दे दो, ठीक है? जब जुड़वा भाई अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरने लगे तो हैरी ने उन्हें धीमे स्वर में चेतावनी दी। सबसे नीचे वाली सीढ़ी से बचकर जाना, आवाज करती है। हैरी कमरे में चारों तरफ भागा और उसने अपना सारा सामान बटोर कर खिड़की में से रॉन को दे दिया। फिर वो संदूक को सीढ़ियों से ऊपर लाने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद करने लगा। हैरी को वर्नॉन अंकल के खांसने की आवाज आई। आखिरकार वो तीनों हाँफते हुए ऊपर पहुंचे। फिर हैरी के कमरे में होते हुए वो संदूक को खुली खिड़की तक ले गए। फ्रेड कार में पहुंचकर रॉन के साथ मिलकर संदूक खींचने लगा। हैरी और जॉर्ज कमरे की तरफ संदूक को धका रहे थे। एक एक इंच करके संदूक खिड़की से बाहर खिसकने लगा। वर्नॉन अंकल फिर दोबारा खांसे। कार के अंदर से संदूक खींच रहे फ्रेड ने हाँफते हुए कहा, थोड़ा सा और, बस हो गया। हैरी और जॉर्ज ने संदूक पर अपने कंधों का पूरा जोर लगाया और वो खिड़की से होता हुआ कार की पिछली सीट पर पहुंच गया। ठीक है, चलते हैं। पर जैसे ही हैरी खिड़की की चौखट पर पहुंचा, अचानक पीछे से चीख सुनाई दी। इसे तत्काल बाद उसे वर्नॉन अंकल के गरजने की आवाज आई। ये बेहुदा उल्लू, मैं हेडविग को भूल गया था। जब तक हैरी कमरे में वापस आया, बाहर का बल्ब जल चुका था। उसने हेडविग को उठाया, भागकर खिड़की तक आया और पिंजरा रॉन को दे दिया। वो खिड़की की मुंडेर पर चढ़ ही रहा था कि वर्नॉन अंकल ने खुले ताले वाले दरवाजे पर हथौड़ा मारा और वो झटके से खुल गया। एक पल के लिए तो वर्नॉन अंकल दरवाजे पर ही किसी मूर्ति की तरह खड़े रह गए। फिर भड़के हुए सांड की तरह गरजते हुए उन्होंने हैरी की तरफ छलांग लगाई और उसके पैर को पकड़ लिया। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज हैरी के हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगे। पेटूनिया, भाग रहा है, ये भाग रहा है। वीजली भाइयों ने जोरदार झटका दिया और हैरी का पैर पकड़ से छूट गया। जैसे ही हैरी कार में आया और उन लोगों ने दरवाजा बंद किया, रॉन बोला, भगाओ फ्रेड, और कार चांद की रोशनी में ऊपर उड़ने लगी।
हैरी को यकीन नहीं हो रहा था, वो आज़ाद था। उसने कार की खिड़की का कांच नीचे कर लिया और रात की हवा उसके बाल उड़ाने लगी। उसने मुड़कर प्रिवेट ड्राइव की छोटी हो जा रही छतों को देखा। वर्नोन अंकल, पेटूनिया आंटी और डडली मुंह फाड़कर हैरी की खिड़की से बाहर लटक कर झांक रहे थे। हैरी बोला, अगली गर्मियों में मिलेंगे। वीजली भाई हंसी के मारे दोहरे हो गए और हैरी मुंह फाड़कर मुस्कुराते हुए सीट पर आराम से बैठ गया। उसने रॉन से कहा, हेडविग को बाहर निकाल दो, वो हमारे साथ साथ उड़ लेगी। उसे एक जमाने से अपने पंख फैलाने का मौका नहीं मिला है ना। जॉर्ज ने रॉन को हेयरपिन दी और एक पल बाद हेडविग खुशी से खिड़की के बाहर उड़ रही थी। वो किसी उड़ते हुए भूत की तरह लग रही थी। तो बताओ दोस्त, क्या हुआ था? हैरी ने उन लोगों को डॉबी के बारे में सारी बात बताई। उसने उन्हें डॉबी की चेतावनी और पुडिंग की दुर्घटना के बारे में बताया। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो सदमे से भरी एक लंबी खामोशी छा गई। फ्रेड बोला, सच कहूं तो मुझे तो कुछ शक है। जॉर्ज सहमत था, निश्चित रूप से किसी की चालबाजी है। तो उसने तुम्हें बताया नहीं कि साजिश कौन कर रहा था? हैरी बोला, मुझे नहीं लगता कि वो बता सकता था। मैंने तुमसे कहा था ना, हर बार जब वो कोई जरूरी बात बताने वाला होता तो दीवार पर सर पटकने लगता था। उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज एक दूसरे को देख रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था? हैरी ने पूछा। फ्रेड ने कहा, इसे इस तरह देखो, घरेलू जिन्नों के पास भी जादू की काफी शक्ति होती है, पर आमतौर पर वो अपने मालिकों की अनुमति के बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मेरा अंदाजा है डॉबी को तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि तुम हॉगवर्ट्स वापस ना हो। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है हैरी। क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ, हैरी और रॉन एक साथ बोले। ड्रेको मैल्फॉय, वो मुझसे नफरत करता है, हैरी ने स्पष्ट किया। ड्रेको मैल्फॉय? जॉर्ज ने मुड़कर पूछा। लूसियस मैल्फॉय का बेटा तो नहीं? वही होगा। ये बहुत प्रचलित सरनेम तो नहीं है, हैरी बोला। क्यों? मैंने डैडी को उनके बारे में बात करते सुना है। वो तुम जानते हो किसका बहुत बड़ा समर्थक है। और तुम जानते हो कौन जब गायब हो गया? फ्रेड हैरी की तरफ गर्दन मोड़कर बोला। तो लूसियस मैल्फॉय ये कहते हुए वापस लौट आया कि उसे गलत समझा गया था। फालतू की बकवास। डैडी सोचते हैं कि तुम जानते हो कौन के सबसे खास लोगों में से वो एक था, शायद उसका राइट हैंड हो। हैरी ने मैल्फॉय परिवार के बारे में ये अफवाहें पहले भी सुनी थी और उन्हें सुनकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ड्रेको मैल्फॉय के सामने डडली एक दयालु, विचारशील और संवेदनशील बच्चा नजर आता। हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैल्फॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन है या नहीं। फ्रेड बोला, देखो, जो भी उसका मालिक होगा वो बहुत पुराना जादूगर होगा और बहुत अमीर परिवार होगा। हाँ, मम्मी हमेशा कहती है कि काश हमारे पास कपड़ों प्रेस करने के लिए एक घरेलू जिन होता। जॉर्ज बोला, पर हमारे पास तो बस अटारी में एक गंदा बूढ़ा पिशाच है और बगीचे में बौने रहते हैं। घरेलू जिन बहुत पुरानी जागीरों और महलों जैसी जगह पर रहते हैं। वो हमारे घर जैसी जगह पर नहीं मिलेंगे। हैरी खामोश था। चूंकि ड्रेको मैल्फॉय के पास हर चीज आमतौर पर सबसे बेस्ट होती थी और उसका परिवार बहुत रईस था, इसलिए वो ये कल्पना कर सकता था कि मैल्फॉय एक बड़ी जागीर के महल में अकड़कर चल रहा है। परिवार के सेवक को भेजकर हैरी को हॉगवर्ट्स से पहुंचने से रोकने की हरकत भी वैसी ही थी जो मैल्फॉय सच में कर सकता था। क्या हैरी इतना मूर्ख था कि उसने डॉबी की बातों को गंभीरता से ले लिया? रॉन ने कहा, चाहे जो हो, मुझे खुशी है कि हम तुम्हें लेने तो आए। जब तुमने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया तो मैं चिंता में पड़ गया था। मैं पहले तो सोचता रहा कि एरल ने गलती कर दी। एरल कौन है? हमारा उल्लू, बड़ा बूढ़ा हो गया है। पहली बार नहीं होगा जब वो सही जगह पर खत नहीं पहुंचा पाया हो, इसलिए मैंने हरमीज को उधार लेने की कोशिश की। किसको? उस उल्लू को जिसको मम्मी डैडी ने पर्सी के प्रेफेक्ट बनने पर उसे दिया था। फ्रेड आगे की सीट से बोला, पर पर्सी उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे जरूरत है। जॉर्ज ने आंखें चढ़ाकर कहा, पर्सी इन छुट्टियों में अजीब हो गया है। बहुत सी चिट्ठियां भेज रहा है और ज्यादातर समय कमरे में बंद रहता है। मेरा मतलब, कोई प्रेफेक्ट वाले बैज को आखिरकार कितनी बार पॉलिश करेगा? तुम पश्चिम दिशा में ज्यादा आगे जा रहे हो फ्रेड, उसने डैशबोर्ड पर लगे कंपास की तरफ इशारा करते हुए कहा। फ्रेड ने स्टीयरिंग घुमा दिया। क्या तुम्हारे डैडी जानते हैं कि तुम कार उठा लाए हो? हैरी ने पूछा और जवाब का अंदाजा लगा लिया। अरे नहीं, उन्हें रात में काम रहता है। उम्मीद है कि हम गैरेज में कार वापस खड़ी कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई है। वैसे तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में क्या काम करते हैं? रॉन ने कहा, सबसे बोरिंग विभाग, मगलू वस्तु दुरुपयोग। क्या? इसका संबंध जादूगरों द्वारा मगलुओं की चीजों पर जादू करने से है, ताकि कहीं वो बाद में गलती से किसी मगलू दुकान या घर पे ना पहुंच जाए। जैसे पिछले साल एक बूढ़ी जादूगरनी मर गई और उसका टी शर्ट मगलुओं की पुरानी वस्तुओं की दुकान में पहुंचा। एक मगलू महिला उसे खरीद कर घर ले गई और उसमें अपने दोस्तों को चाय पिलाने लगी। बुरे सपने जैसा था। डैडी को हफ्तों तक ओवर टाइम करना पड़ा। क्या हुआ? केतली बेकाबू हो गई। उसने उबलती हुई चाय हर तरफ फैला दी। यही नहीं, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ क्योंकि शुगर को उठाने वाले चिमटे ने उसकी नाक को दबा दिया था। डैडी को पागलों की तरह ही काम करना पड़ा। ऑफिस में वो और बूढ़े परकिंस ही रहते हैं, जिन्हें इस मामले को दबाने के लिए याददाश्त मिटाने के मंत्र पढ़ने पड़े और बाकी चीजें से करनी पड़ी। पर तुम्हारे डैडी,
ये कार? फ्रेड हंसा। डैडी मगलुओं की चीज़ों के दीवाने हैं। हमारा गराज मगलुओं सामानों से भरा पड़ा है। वो उनका पुर्जा पुर्जा खोलकर उन पर मंत्र पढ़ते हैं और पुर्जों को जोड़ देते हैं। अगर वो अपने ही घर पर छापा मारे तो उन्हें खुद को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। इससे माँ गुस्से से पागल हो जाती है। जॉर्ज ने विंडस्क्रीन से झांकते हुए कहा, वो रे मेन रोड, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये ठीक भी रहेगा क्योंकि उजाला होने ही वाला है। पूर्व दिशा के आसमान में हल्की गुलाबी चमक दिखने लगी। फ्रेड ने कार थोड़ी नीचे की। अब हैरी खेतों और पेड़ों की काली आकृतियां देखने लगा। जॉर्ज ने कहा, हम अपने गांव के थोड़ा बाहर हैं। गांव का नाम है ऑट्री सेंट कैचपोल। उड़ने वाली कार नीचे उतरती गई। चमकते लाल सूरज का किनारा पेड़ों के बीच से चमक रहा था। उतर गए, फ्रेड बोला जब कार हल्के झटके के साथ जमीन पर उतरी। वो एक छोटे अहाते में एक टूटे फूटे गराज के पास उतरे थे और तब हैरी ने पहली बार रॉन का घर देखा। ये ऐसा दिख रहा था कि मानो कभी पत्थर से बना हुआ सुअर का दड़बा रहा हो और बाद में इसमें यहाँ वहाँ कमरे लगाकर जोड़ दिए गए हों, जब तक कि ये कई मंजिल ऊंचा नहीं बन गया। रॉन का घर इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि जैसे जादू के बल पर खड़ा हो। हैरी ने सोचा हो सकता है कि जादू के बल पर ही खड़ा हो। 4-5 धुएं की चिमनियां लाल छत के ऊपर टिकी थी। प्रवेश द्वार के पास जमीन पर एक तिरछा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था द बरो। घर के प्रवेश द्वार पर वेलिंगटन जूतों का ढेर था और एक बहुत जंग लगी कढ़ाई रखी थी। कई मोटी भूरी मुर्गियां आंगन में चोंच मारती हुई घूम रही थी। रॉन बोला, खास नहीं है पर घर है। ये तो बढ़िया है। हैरी ने प्राइवेट ड्राइव के बारे में सोचते हुए खुशी खुशी कहा। वो कार से उतरकर बाहर आ गए। अब हम बिल्कुल चुपचाप ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, फ्रेड ने कहा, और इंतजार करते हैं कि मम्मी हमें नाश्ते के लिए नीचे बुलाए। फिर रॉन, तुम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आना और कहना, मम्मी देखो रात को कौन आया। फिर वो हैरी को देखकर खुश हो जाएंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई थी। ठीक है, रॉन बोला। आ जाओ हैरी, मेरा कमरा वहां ऊपर है। रॉन के चेहरे का रंग अचानक मटमैला हरा हो गया। उसकी आंखें घर पर जमी हुई थी। बाकी तीनों पीछे देखने के लिए घूमे। मिसेस वीजली मुर्गियों को तितर बितर करते हुए आंगन पार करती हुई आ रही थी। खास बात यह थी कि नाटी, मोटी और दयालु चेहरे वाली इस महिला को इस समय किसी खूंखार शेरनी की तरह समझा जा सकता था। फ्रेड बोला। ओह डियर, जॉर्ज ने कहा। मिसेस वीजली उनके सामने आकर रुक गई। कमर पर हाथ रखकर वो अपराधी भाव वाले एक चेहरे से दूसरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने फूलों के प्रिंट वाला एप्रन पहना था और उनकी जेब से एक छड़ी निकल रही थी। तो उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी, जॉर्ज ऐसी आवाज में बोला जो बहुत जोशीली और सम्मोहक थी। मिसेस वीजली कहर ढाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हें पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी। सॉरी मम्मी, पर देखिए ना, हमें करना ही था। मिसेस वीजली के तीनों बेटे उनसे लंबे थे, पर अपनी माँ के गुस्से के सामने उनकी गर्दनें झुक गई। बिस्तर खाली, कोई चिट्ठी नहीं, कार गायब, दुर्घटना हो सकती थी। मैं चिंता के मारे पागल हो रही थी, पर तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं चलेगा। जरा ठहरो, तुम्हारे डैडी को लौटने दो। हमें कभी बिल, चार्ली और पर्सी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पर्सी तो अच्छा बच्चा है ना, राजा बेटा, फ्रेड बोला। पर्सी को देखकर तुम भी कुछ सीख सकते हो। मिसेस वीजली फ्रेड के सीने में एक उंगली चुभाते हुए चीखी, तुम्हारी जान जा सकती थी। कोई देख लेता तो तुम्हारे पापा की नौकरी जा सकती थी। ऐसा लगा जैसे उनकी डांट घंटों तक चली हो। चिल्ला चिल्ला कर जब उनका गला बैठ गया तब कहीं जाकर वह हैरी की तरफ मुड़ी जो पीछे दुबक गया था। उन्होंने कहा, ओ तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, अंदर आओ, नाश्ता कर लो। वो पलटकर घर के अंदर चली गई। हैरी घबराकर रॉन की ओर देखने लगा, पर जब रॉन ने उत्साह बढ़ाते हुए सिर हिलाया तो हैरी पीछे चल दिया। किचन छोटा था और उसमें जगह कम। ठीक बीच में लकड़ी की टेबल कुर्सियां रखी थी। हैरी चारों तरफ देखते हुए कुर्सी के कोने पर बैठ गया। वो इससे पहले कभी किसी जादूगर घर में नहीं गया था। सामने एक दीवार घड़ी लगी थी जिसमें सिर्फ एक ही कांटा था और अंक भी नहीं थे। इसके बजाय किनारे पर इस तरह की बातें लिखी थी, चाय बनाने का समय, मुर्गियों को दाना डालने का समय और देर हो गई है। ऊपर की अलमारी में पुस्तकें 3 लाइनों से गहराई से एक के ऊपर एक लगी थी। पुस्तकों के शीर्षक ऐसे थे, खुद के बनाए पनीर पर जादू करें, बेकिंग के राज, 1 मिनट में दावत, झाड़ू से। और हैरी के कान उसे धोखा नहीं दे रहे थे तो सिंक के पास रखे पुराने रेडियो ने घोषणा की थी कि जल्दी ही जादूगरनियों का फरमाइशी कार्यक्रम पेश होने वाला है जिसमें लोकप्रिय जादूगरनी सेलेस्टिना वॉरबैक गाएंगी। मिसेस वीजली चारों तरफ घूमते हुए खड़खड़ कर रही थी और थोड़ी लापरवाही से नाश्ता बना रही थी। अपने बेटों को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाले। रह रहकर वो इस तरह की बातें बोल रही थी जैसे नहीं जानती थी कि तुम्हारे ऐसे इरादे थे, कभी इस पर यकीन नहीं किया होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा,
उन्होंने हैरी को आश्वस्त किया और उसकी प्लेट में 8-9 कबाब डाल दिए। आर्थर और मैं भी तुम्हें लेकर परेशान थे। अभी पिछली रात को हम बातें कर रहे थे कि अगर तुम शुक्रवार रात तक रॉन की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो हम खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। पर ये तो हद ही हो गई। अब वो उसकी प्लेट में 3 तले अंडे रख रही थी। एक गैर कानूनी कार उड़ाकर आधा देश पार करना कोई भी देख सकता था। उन्होंने लापरवाही से सिंक में रखे बर्तनों की तरफ छड़ी हिलाई। बर्तन अपने आप साफ होने लगे और उनके टकराने की आवाजें आने लगी। आसमान में बादल थे मम्मी, फ्रेड बोला। खाते समय मुंह बंद रखो, मिसेस वीजली ने फिर डांटते हुए कहा। जॉर्ज ने कहा, मॉम वो उसे भूखा रख रहे थे और तुम भी चुप रहो, मिसेस वीजली बोली। पर यह सुनने के बाद वो थोड़ी नरमी से हैरी के लिए ब्रेड काटकर उसमें मक्खन लगाने लगी। उसी पल एक ऐसा व्यवधान हुआ जिससे बातचीत का विषय बदल गया। लाल बालों वाली एक छोटी लड़की लंबी नाइट ड्रेस में किचन में आई, चीखी और दौड़कर भाग गई। रॉन ने धीमे से हैरी को बताया, जिनी मेरी बहन पूरी गर्मियों तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। हाँ हैरी, उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, फ्रेड ने मुस्कुराकर कहा। परंतु तभी उसकी आंखें अपनी माँ की आंखों से मिली और उसने आगे कुछ कहे बिना अपनी प्लेट में चेहरा झुका लिया। चारों प्लेट्स खाली होने तक किसी ने कुछ नहीं कहा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। फ्रेड जम्हाई लेते हुए बोला, मैं तो थक गया। उसने अपना छुरी काटा रख दिया। मुझे लगता है अब मैं सो जाऊंगा। नहीं सोओगे तुम लोग, मिसेस वीजली ने बात काटते हुए कहा। तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे हो। तुम आज बगीचे के बौनों का सफाया करोगे, वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। ओ मम्मी, और तुम दोनों भी, रॉन और जॉर्ज पर कहर ढाती हुई निगाहें डालते हुए उन्होंने कहा। पर हैरी की तरफ देखते हुए वो बोली, तुम सोने जा सकते हो बेटा, तुमने इनसे उस कमबख्त कार उड़ाने को नहीं कहा था। पर हैरी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो जल्दी से बोला, मैं भी मदद कर दूंगा। मैंने कभी बौनों का सफाया होते नहीं देखा। मदद करने का इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बोरिंग काम है, मिसेस वीजली ने कहा। चलो देखते हैं इस विषय पर लॉकहार्ट क्या कहते हैं। उन्होंने अलमारी में रखी किताबों के ढेर से एक भारी किताब निकाली। जॉर्ज ने दर्द भरी आह निकाली। मम्मी, हमें बौनों का सफाया करना पता है। हैरी ने मिसेस वीजली के हाथों में रखी किताब का कवर देखा। उस पर चमचमाते सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गिल्डेरॉय लॉकहार्ट की घरेलू कीटनाशक मार्गदर्शिका। आगे एक बड़ा चित्र था जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला एक बहुत ही आकर्षक जादूगर था। जैसा जादू की दुनिया में हमेशा होता था, चित्र हिल रहा था। हैरी समझ गया कि यही गिल्डेरॉय लॉकहार्ट होगा। वो जादूगर सबकी तरफ ढीठ अंदाज में आंख मार रहा था और मिसेस वीजली उसे देखकर ब्लश कर रही थी। उन्होंने कहा, पर कमाल के जादूगर हैं ये, घरेलू कीटों के बारे में सब जानते हैं। इस किताब का तो जवाब नहीं है। फ्रेड ने सबको सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, मम्मी लॉकहार्ट की फैन है। मिसेस वीजली के गाल थोड़े गुलाबी हो गए जब वो बोली, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुम में लॉकहार्ट से ज्यादा ज्ञान है तो जाओ और ये काम करके बता दो, जब मैं बगीचे की जांच करने आऊंगी तब अगर मुझे वहां एक भी बौना मिल गया ना, तुम्हारी खैर नहीं होगी। उबासी लेते और बड़बड़ाते हुए वीजली भाई धीमे कदमों से बाहर की तरफ चल दिए। हैरी ठीक पीछे ही था। बगीचा बड़ा था और हैरी के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी बगीचे को होना चाहिए। डर्सलीज को पसंद नहीं आया था क्योंकि इसमें बहुत खरपतवार उग गई थी और घास भी पड़ी थी। इसकी दीवारों के चारों तरफ गांठदार पेड़ थे। हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे जिन्हें हैरी ने कभी नहीं देखा था, और मेंढकों से भरा एक बड़ा सा हरा तालाब भी था। क्या तुम जानते हो, मगलुओं के बीच में बगीचों में भी बौने होते हैं, हैरी ने लॉन पार करते समय रॉन को बताया। हाँ, मैंने उन चीजों को देखा है जिन्हें मगलू बौना समझते हैं, रॉन ने कहा और अपने सिर को झाड़ी में अंदर डालते हुए कहा, जैसे क्रिसमस के समय उगने वाले मछली पकड़ने की छड़ी जैसे मोटे और नाटे पौधे। जोरदार हाथापाई की आवाज आई, झाड़ी हिली और रॉन खड़ा हो गया। देखो, ये एक बौना होता है, उसने संजीदगी से कहा। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये बौना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधों की तरह कतई नहीं था। ये छोटा और चमड़े जैसा दिख रहा था। उसका बड़ा गांठदार और गंजा सिर बिल्कुल आलू जैसा था। रॉन ने उसे एक हाथ की दूरी पर पकड़े रखा। इस बीच बौना अपने सींगदार छोटे पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने उसे टखनों के पास से पकड़कर उल्टा लटका दिया। देखो, यही करना होता है, रॉन बोला। उसने बौने को सिर के ऊपर उठाया, छोड़ो मुझे, और फंदे की तरह लंबे चक्कर में गोल गोल घुमाने लगा। हैरी के चेहरे पर सदमा देखकर रॉन ने आगे कहा, इससे चोट नहीं लगती इन्हें, आपको बस उन्हें सचमुच चकरा देना होता ताकि वो दोबारा अपने बिल का रास्ता न खोज ले। फिर उसने बौने के टकरे छोड़ दिए और हवा में उसे 20 फुट ऊपर उछाल दिया और धम्म की आवाज के साथ बागड़ के उस पार मैदान में गिर गया। वो कोई खास नहीं है, फ्रेड बोला। मैं शर्त लगाता हूँ मेरा बौना उससे ज्यादा वो दूर गिरेगा।
हैरी ने जल्दी सीख लिया कि बौनों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जब उसने अपना पहला बौना पकड़ा तो उसने फैसला किया कि बागड़ के दूसरी तरफ ही उसे फेंक देगा, परंतु बौने ने उसकी कमजोरी भांप ली और अपने ब्लेड की तरह नुकीले दांत हैरी की उंगली में गड़ा दिए। हैरी को उससे खुद से दूर हटाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, जब तक कि ये आवाज न आई, वाह हैरी, ये तो 50 फुट दूर गिरा होगा। हवा में जल्दी ही उड़ते हुए बौनों से भर गई। देखो, उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती। जॉर्ज ने 5-6 बौनों को एक साथ पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बौनों का सफाया हो रहा है तो वो उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब तक तो उन्हें अंदर रहना सीख लेना चाहिए था ना। जल्द ही मैदान में गिरे बहुत सारे बौने अलग अलग लाइन बनाकर दूर भागने लगे। उनके छोटे कंधे झुके हुए थे। जब वो बौनों को मैदान के दूसरी तरफ की बागड़ में गायब होते देख रहे थे तो रॉन बोला, वो वापस आ जाएंगे, उन्हें ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। डैडी तो बहुत नरमी से पेश आते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसा है कि उन्हें बौने बहुत बड़े मज़ेदार लगते हैं। तभी अगला दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। वो वापस आ गए, जॉर्ज ने कहा, डैडी आ गए। वो लोग बगीचे से भागते हुए घर में घुस गए। मिस्टर वीजली चश्मा उतार चुके थे और आंखें बंद करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थे। वो दुबले थे और गंजे हो रहे थे, पर उनके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे थे वो भी उनके बच्चों के जैसे ही लाल थे। वो लंबा और हरा दुशाला पहने थे जो यात्रा की वजह से धूल और सिलवटों से भरा था। जब सब बच्चे चारों तरफ बैठ गए तो वो चाय की केतली को टटोलते हुए बोले, आज बहुत काम था। 9 छापे मारे, 9, और बूढ़े मंडंगस फ्लेचर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मिस्टर वीजली ने चाय का लंबा घूंट लिया और आह भरी। फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा, कुछ मिला डैडी? मिस्टर वीजली ने उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ सिकुड़ने वाली चाबियां और काटने वाली केतली। कुछ गंभीर सामान भी था जो मेरे विभाग में नहीं था। मॉर्टलैक को कुछ अजीब सी बिल्लियों के बारे में पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया गया है। भगवान का शुक्र है कि वो प्रायोगिक मंत्रों की समिति का काम है। जॉर्ज ने कहा, कुछ दरवाजे की चाबियों को सिकुड़ने वाली क्यों बनाता है? बस मगलुओं को परेशान करने के तरीके हैं, मिस्टर वीजली ने आह भरते हुए कहा। उन्हें एक ऐसी चाबी बेच दो, सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाएगी, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो उन्हें मिले ही ना। जाहिर है इस बात के लिए उन्हें और चाबी खरीदनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई करे तो उसे अपराधी सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगलू मानने को तैयार नहीं होगा कि उसकी चाबी सिकुड़ती रहती है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि चाबी हमेशा उनसे खो जाती है। भगवान भला करे, वो जादू को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो उनकी आंखों के सामने क्यों ना हो रहा। पर तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे जादूगर किस तरह की चीजों पर जादू करते हैं। जैसे कार्स पर। मिसेस वीजली आ गई थी और एक लंबे पोकर को तलवार जैसे लहरा रही थी। मिस्टर वीजली की आंखें खुल गई। वो अपराधी भाव से पत्नी को घूरते रहे। कार मॉली? हाँ आर्थर, कार, मिसेस वीजली बोली और अब उनकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थी। जरा सोचो कि एक जादूगर एक जंग लगी पुरानी कार खरीदता है और अपनी पत्नी से कहता है कि पुर्जे अलग अलग करके देखना चाहता है कि ये कैसे काम करती है, जबकि दरअसल वो उसे उड़ाने के लिए इस पर जादू करना चाहता है। मिस्टर वीजली पलके झपकाने लगे। डार्लिंग, मैं ये सोचता हूँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये काम कानून के अंदर रह के कर रहा हूँ। हालांकि ये बेहतर होता कि वो अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता। तुम्हें ये पता नहीं है कि कानून में एक बचाव का रास्ता है। जब तक कि वो कार को उड़ाने का इरादा न रखता हो, जब तक ये तथ्य है कि कार उड़ सकती है, उसे अपराधी नहीं। मिसेस वीजली चिल्लाकर बोली, आर्थर वीजली, जब तुमने ये कानून लिखा था तो जानबूझकर इसमें बचाव का ये रास्ता छोड़ा था ना, ताकि तुम अपने गैरेज में मगलुओं के कबाड़ के साथ उठापटक करते रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हैरी आज सुबह इसी कार में आया है हमारे घर, जिसे तुम उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे। हैरी? मिस्टर वीजली ने सपाट पूछा, कौन हैरी? उन्होंने चारों तरफ देखा। हैरी को देखते ही वो उछल पड़े। हैरी पॉटर? हे भगवान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मतलब रॉन ने तुम्हारे बारे में बताया तो था। कब पहुंचे तुम? तुम्हारे बेटे कल रात को ये कार उड़ाकर हैरी के घर गए और वहां से उसे उठा लाए, मिसेस बीजली बोली। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे आर्थर? सचमुच? मिस्टर बीजली ने उत्सुकता से पूछा। कैसी उड़ी? मेरा मतलब है। पर जब उन्होंने मिसेस बीजली की आंखों से अंगारे निकलते देखे तो अटकते हुए बोले, तुमने बहुत गलत काम किया लड़को, सचमुच बहुत गलत काम। जैसे मिसेस बीजली किसी बड़े मेंढक जैसे फूलने लगी तो रॉन ने हैरी से कहा, हम इन्हें आपस में निपटने देते हैं। वो लोग किचन से निकले और एक सकरे गलियारे से होते हुए ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर आए जो लहराती हुई घर के ऊपरी हिस्से में जा रही थी। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। हैरी को उसमें से चमकती भूरी आंखें दिखी जो उसकी तरफ घूर रही थी। फिर दरवाजा जल्दी से बंद हो गया। जिनी, रॉन बोला, तो हम नहीं जानते कि उसका शर्माना कितनी अजीब बात है। आमतौर पर जिनी इतनी बातें करती है कि हम लोग
वो 2 मंजिल और चढ़े, जब तक कि एक ऐसे दरवाजे पर तक नहीं पहुंच गए जिसका पेंट उखड़ा हुआ था और उस पर छोटी सी तख्ती लगी थी। रोनाल्ड का कमरा। हैरी अंदर घुसा। उसका सिर कमरे की लगभग ढलवा छत को छू रहा था और उसने पलकें झपकाई। लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी में घुस गया हो, क्योंकि रॉन के कमरे की लगभग हर चीज़ भड़कीले नारंगी रंग की थी। बिस्तर की चादर, दीवारें और छत भी। फिर हैरी को एहसास हुआ कि रॉन ने फटे पुराने वॉलपेपर को 7 जादूगर और जादूगरनियों के पोस्टर से पूरी तरह ढक रखा था, जो सब भड़कीले नारंगी दुशाले पहने थे, जादुई झाड़ुए थामे थे और उत्साह से हाथ हिला रहे थे। तुम्हारी क्विडिच टीम? हैरी ने पूछा। द चडली कैनन्स, रॉन ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर काले अक्षरों में 2 बड़े सी लिखे थे और एक तेज गति से चलता तोप का गोला बना था। लीग में अभी 9वें नंबर पर है। रॉन की स्कूल की मंत्रों वाली किताब के ढेर एक कोने में अस्त व्यस्त तरीके से लगा था। पास ही कॉमिक्स का एक ढेर था, जिसमें सभी पागल मगलू मार्टिन मिग्स के रहस्यमयी कारनामे थे। रॉन की जादुई छड़ी मछली के टैंक के ऊपर पड़ी थी, जो खिड़की की दहलीज पर रखा था और मेंढक के अंडों से भरा था। उसके बगल में रॉन का मोटा भूरा चूहा स्कैबर्स लेटा था, जो सूरज की रोशनी में झपकियां ले रहा था। हैरी फर्श पर पड़े अपने आप फिटने वाले ताश के पत्तों की गड्डी को लांघते हुए छोटी खिड़की से बाहर देखने लगा। बहुत नीचे मैदान में उसे बौनों का झुंड दिख रहा था, जो एक एक करके बगीचे की बागड़ के अंदर दोबारा घुस रहे थे। फिर वो रॉन की तरफ देखने को पलटा, जो उसकी तरफ लगभग अधीरता से देख रहा था, जैसे उसकी राय जानने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ा छोटा है ना? रॉन ने एकदम से कहा। उस कमरे की तरह नहीं है जो उन मगलों के साथ रहते समय तुम्हारे पास था, और मैं अटारी में रहने वाले पिशाच के ठीक नीचे रहता हूँ, जो पाइप को बजाता रहता है और चीखता रहता है। पर हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, दोस्त, मैं जितने घरों में भी रहा हूँ, ये उनमें सबसे अच्छा घर है। रॉन के कान गुलाबी हो गए।